तो मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ कि मैं उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट है, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। मूलतः किसान परिवार से हूँ। मेरे पिताजी आज भी गाँव में ही रहते हैं और खेती-बाड़ी करते हैं। हम 2 भाई हैं, बड़े भाई सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब करते हैं और मैं पिछले लंबे समय से आरसीएम बिज़नेस का विद्यार्थी हूँ। और आरसीएम के अलावा भी जो भी जीवन यापन करने के लिए एक तरीका हो सकता है या जो लोग ढूँढते हैं, वो हर एक काम मैंने करने का प्रयास किया है अपने जीवन में। अगर बात करें तो जैसे फार्मिंग की, जैसा सीमा मैम ने बोला और नूतन जी से शायद बात किया होगा, तो क्योंकि जब बचपन से किसी माहौल में बच्चा रहता है तो बड़ा होते-होते वो उस चीज़ को सीख जाता है। तो वो काम हमने बखूबी सीखा है और बहुत सारे खट्टे-मीठे अनुभव, हँसने वाले, हँसाने वाले बहुत सारी स्टोरी हमारी पूर्व के जो आरसीएम से पहले का जीवन है, उससे जुड़ी हुई है। मुझे एक छोटी-सी घटना याद आ रही है और आप भी थोड़ा-सा शायद मुस्कुरा लेंगे, हँस लेंगे इसलिए। और मेरी हमेशा एक टैगलाइन रहती है, मेरी कोशिश रहती है कि मेरी मीटिंग में कोई बोर नहीं होवे। क्योंकि मैंने बहुत सारी ऐसी मीटिंगें अटेंड की हैं कि जिनमें छुप-छुप के करके कई बार डायरी मुँह के सामने लगा के हमने भी उबासियाँ ली हैं, यानी कि इतनी ठंडे माहौल की मीटिंगें हमने बहुत सारी अटेंड की हैं। तो मैं तब से सीखा था कि कभी भी अपनी मीटिंग को एक ऐसे माहौल बना के रखना है कि लोगों को उदासी नहीं आवे। तो मुझे छोटी-सी एक घटना याद आ रही है क्योंकि मैं शायद रहा होऊँगा उस समय 7-8 साल की, 6 साल की मेरी एज रही होगी। तो मेरे गाँव के पास ही में एक ढलान है, ऐसे मतलब जो नदी का नहर का पुल है और पुल से जब नीचे उतर के जाते हैं गाँव में, तो हमारे यहाँ कोई भी फैसिलिटी नहीं थी। फैसिलिटी मतलब कोई घर में कूलर नहीं था, घर में कोई बिजली प्रॉपर नहीं आती थी और हाथ का एक पंखा होता था जिससे ऐसे-ऐसे करके हवा करते थे। तो मुझे अच्छी तरह आज भी घटना याद है, मैं बहुत छोटा-सा था। तो मेरे पिताजी ने मुझे साइकिल के आगे जो वो होता है डंडा होता है, उसपे मैं बैठा हुआ था और ऐसे ढलान से जब साइकिल उतरी तो पापा ने मेरे पेडल को लगाना बंद कर दिया। तो मैंने उनसे इंसिस्ट किया, उनसे बार-बार बोला पापा पेडल लगाओ। मैंने उन्होंने कहा बेटा बेटा क्यों? क्योंकि ढलान पे चली। मैंने कहा ठंडी-ठंडी हवा आ रही है, मज़ा आ रहा है। तो हमारे लिए आनंद लेने का, मज़ा लेने का वो ठंडी हवा भी हमारे लिए एक कारण हुआ करती थी। उस छोटी-सी फैमिली से मैं निकल कर के आया हूँ और आज तो मैंने आज मतलब अखबार में देखा जब मैं सुबह आज सैलून गया तो मैंने देखा तो उसमें लिखा लू का कहर, गर्मी का कहर। अब पता ही नहीं लगता गर्मी कब आती है, क्यों? घर से निकलते हैं तो कार एसी है, मीटिंग हॉल में जाते हैं तो मीटिंग हॉल एसी है, घर में रहते हैं तो एयर कंडीशन लगे हैं, तो पता ही नहीं लगता है कब सर्दी का आता है, कब गर्मी का माहौल होता है, ये सब चीज़ें समय के साथ बदलती हैं। तो मैंने वहाँ से शुरू किया गाँव के माहौल से और धीरे-धीरे एजुकेशन लिया, पढ़ाई-लिखाई किया, पढ़ाई-लिखाई के बाद हर एक काम वो करने का प्रयास किया, प्राइवेट जॉब मैंने किया है गुड़गाँव में, प्राइवेट कंपनी में, पर बात जमी नहीं, 1-2-4 महीना किया, घरवालों का दबाव आया कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, प्राइवेट तो कभी भी कर लोगे। तो वापस आए और वापस आके गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करी। या तो कहें कि तैयारी अच्छी नहीं थी या कहें कि इच्छा शक्ति मजबूत नहीं थी, तो बात नहीं बनी। आरसीएम का काम किया, ट्रेडिशनल का भी काम किया, ट्रेडिशनल बिज़नेस में मैंने जीवन में एक दौर मेरा ऐसा रहा कि मैंने 2-3 साल लगातार ट्रेडिशनल बिज़नेस किया, दुकानदारी वाला काम आप कह सकते हैं। तो रोज़ सुबह जाते, शटर उठाते, शाम को आते तो शटर झुका के आते और 2-4 महीने करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मानो इस शटर की नौकरी कर ली हो। भाई नौकरी पहले तो किसी मालिक की थी, ऐसा लगा कि शायद इस शटर की नौकरी कर ली, सुबह जाते हैं, रोज़ जाते 2 बार ऐसे-ऐसे हाथ झुकाते उसको शायद मतलब पता नहीं छोटी-सी पूजा बोलते हैं या मुझे नहीं पता आज भी उसको क्या बोलते हैं, पर 2 बार ऐसे हाथ लगाते थे और परमात्मा को याद करते थे कि भाई आज दुकान ओपन कर रहे हैं, तो कुछ अच्छा काम चले। तो वहाँ भी काम किया और शाम को आते तो फिर भी लास्ट में लॉक लगाने के बाद ताले को हाथ लगा के तब निकलते थे वहाँ से। तो ट्रेडिशनल का काम भी किया है और खेती पुश्तैनी ये मैंने बताया, पर आरसीएम बिज़नेस की जो मेरा लाइफ़ का सफ़र है, वो औरों से कुछ अनोखा है, औरों से कुछ अलग है। मैंने आरसीएम बिज़नेस को जब जॉइन किया तो जॉइन करने की कहानी भी बड़ी अजीबो-गरीब है। आज तो नहीं बताऊँगा वरना आधा घंटा वो पूरा जो है वो इसी में निकल जाएगा। पर जॉइन किया और जॉइन करने के बाद मैं एक छोटा-सा इंसिडेंट आपको बताना चाहता हूँ। छोटी स्टोरी बहुत कम समय बताऊँगा फिर आपके काम की बात करने वाला हूँ। जैसे ही मैं और मेरे एक साथी जॉइन करके मेरे गाँव के मेरे कज़न थे, हम लोग जॉइन करके आए आरसीएम सिस्टम को, आरसीएम बिज़नेस को, तो उन दिनों कपड़े की किट मिलती थी। आपके लिए मैसेज है बहुत सीखने वाला। तो कपड़े की किट लेके आए तो हमारे गाँव में एक चाचा जी हमारे रहते हैं घर के बगल में। तो चाचा जी ने पूछा भाई काहे का थैला लेके आए हो? तो हमने बताया कंपनी है उसमें हम जुड़े हैं चाचा जी, मेंबर बने हैं और उसमें ऐसे-ऐसे काम करना पड़ता है। अब चाचा जी को हमारे किसी और ने समझा रखा था पहले से। अब वो भी मूड बनाए बैठे थे। कहने लगे भाई मैं भी करने के लिए तैयार हूँ, मैंने भी सुन रखा है। तो हमें क्या लगा,
हम तो नए थे बिल्कुल, उन दिनों बिल्कुल उम्र भी बहुत कम थी, तो हमें लगा कि हमें तो घर में से ही एक मुर्गा मिल गया, यानी घर में से पका पकाया आदमी मिल गया, समझाया हुआ किसी और का था। तो चाचा जी ने कहा भाई ठीक है, सारा परिवार एक साथ ही कर लेगा। तो हम चाचा जी को लेके नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे हम लोग आए सिटी में, क्योंकि मेरे यहाँ 20-25 किलोमीटर सिटी पड़ता है, उससे पहले कोई पीयूसी नहीं था। तो वहां एक ऐसी घटना घटी जिसने मेरा जीवन को टर्न किया है पूरी तरह से। जब हम 2 दिन पहले खुद ज्वाइन होने आए थे तो सुनसान पड़ा था, खाली पड़ा हुआ, हम ही ग्राहक थे। जब 2 दिन बाद हम चाचा जी को ज्वाइन कराने आए उस मीटिंग, उस दिन तीसरे दिन, तो भीड़ ही भीड़ भाड़ वहां बहुत ज्यादा। तो मेरी आदत शुरू से रही, क्योंकि मैं उन दिनों मीडिया लाइन में भी काम कर चुका था, कुछ ना कुछ मेरी शुरू से आदत रही, कुछ ना कुछ करता रहता था। तो मैंने उनसे पूछा, जो पीयूसी वाले थे, बिल्कुल एकदम अपने लोकल लैंग्वेज के अंदाज में, मैंने कहा लाला जी बड़ी भीड़ हो रही है आज तो आपकी दुकान पे। मैंने ऐसे ही पूछा, मैंने कहा आज बड़ी भीड़ है, परसों हम आए थे तो खाली पड़ा था। उन्होंने कहा आपको नहीं पता आज सेमिनार है। मैंने कहा जी हमें तो कुछ नहीं पता सेमिनार है। कह रहे जहां आप खड़े हो ना, इसके नीचे बेसमेंट में एक हॉल है, वहां पे सेमिनार चल रहा है, और उन्होंने कहा कि आप भी अटेंड करो। मतलब ऐसा हुआ कि बिन बुलाए मेहमान जैसे होते ना, बिन बुलाए हम डिस्ट्रीब्यूटर सेमिनार अटेंड करने पहुंच गए, क्योंकि हमारी अपलाइन ने शायद हमें बताया नहीं उस समय, या मुझे नहीं पता, उन दिनों शायद ग्रुप का सिस्टम होता था, हमारी शायद वो टीम का प्रोग्राम नहीं था जहां हम जुड़े थे, मुझे ऐसा लगा बाद में। तो हम बिन बुलाए मेहमान की तरह चले गए मीटिंग में। अब क्योंकि किसी ने कोई सिस्टम नहीं बताया, तो गेट के ऊपर 2 कोट पैंट वाले खड़े, टाई वाई लगा के, और वो ऐसे खड़े और कह रहे सर टिकट ले लो। हमने कहा भाई काहे का टिकट ले लें, क्योंकि हमें तो किसी ने बुलाया नहीं था, समझाया नहीं था। 10 मिनट बहस किया, और मैंने मीडिया लाइन में काम करता था, मैंने मीडिया मीडिया का अपना कार्ड भी दिखाया उनको। मैंने कहा भाई हम तो प्रेस वाले हैं, मीडिया वाले हैं। तो वो माने नहीं, हाथ जोड़ के खड़े हो गए, कह रहे भाई साहब अंदर जाना है तो टिकट लेना ही होगा आप। तो खैर पहले दिन ये बात समझ में आ गई कि सिस्टम को फॉलो करने वाली कंपनी है, यानी यहाँ कोई भी फेवर्स वाला सिस्टम नहीं है। तो अच्छा लगा खैर बाद में। और मीटिंग अटेंड की, मीटिंग अटेंड करते समय नंबर नहीं आया बैठने का, बिल्कुल पीछे खड़े होके लास्ट कोने में मैंने मीटिंग अटेंड की। और 2 बातें उस मीटिंग से मैंने सीखी हैं और आज भी मुझे याद है। और आप हंसेंगे सीमा जी, वो लीडर मेरे को आज तक नहीं दिखा। मैं ज्वाइन करके स्टार एमराल्ड बन गया, उस लीडर के दर्शन मेरे को आज तक नहीं हुए। बाद में तो मुझे किसी ने बताया कि वो शायद कंपनी बदल गए, फिर किसी ने बताया वो दुनिया से ही चले गए। कोई त्यागी सरनेम लगाते थे, और उन्होंने 2 बातें कही और खुद फॉलो नहीं की, मैंने आज तक फॉलो की। उन्होंने कहा कि आप कभी भी जीवन में अगर कामयाब हो जाएं तो अपनी कामयाबी का अहम नहीं करना, क्योंकि वो व्यक्ति 7वीं फेल थे। वो बिल्कुल देसी भाषा में अहम मतलब ईगो नहीं करना। तो उन्होंने कहा कि आप जीवन में कभी कामयाब हो जाएं तो अहम नहीं करना। और आरसीएम का पीछे बैनर लगा था, ऐसे पीछे की तरफ हाथ करके बोले आरसीएम पे कभी बहम नहीं करना। बहम बोलते हैं डाउट, कोई शंका नहीं करनी। तो मैंने वो दोनों बातें गांठ बांध ली, और आज तक जीवन में आरसीएम के अलावा कुछ और मुड़ के नहीं देखा है। और कोई भी आज भी मेरी टीम के लोग इस बात को जानते हैं, मुझे अपने लेवल का या बाकी चीजों का कोई ईगो नहीं है। कहीं भी 2 लोगों की मीटिंग हो, 100 लोगों की मीटिंग हो, 50,000 लोगों की मीटिंग हो, अपने को एक ही जैसा जुनून रहता है, एक ही जैसा जोश रहता है। वहां से काम शुरू किया, मीटिंग अटेंड की, या चाचा जी को साथ ज्वाइन कराया, फिर कुछ और परिवार वालों को साथ ज्वाइन कराया, कराते कराते काफिला चलता गया। और पहला जो मेरा स्टेटमेंट बना था, मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है, 661, यानी 661 रुपए का मेरा पहला स्टेटमेंट पहले ही महीने के बिजनेस में बना, फर्स्ट मंथ में। और लगातार सफर चलता रहा, 771 भी आया, 1081 भी आया, और ऐसे ऐसे जिग जैग जिग जैग जिग जैग की तरह। और ये सबके साथ ही ऐसा होता है, क्योंकि ये टर्नओवर वाला काम है। टर्नओवर ऊपर नीचे होता है तो इनकम भी ऊपर नीचे होती है। और मेरे को हाईएस्ट आरसीएम से एक महीने में 3,33,924 रुपया भी आया, एक ही महीने। और इस बीच में ये ऊपर नीचे चलता है, और लगातार ये 6 डिजिट की इनकम मेरी लगातार बनी रहती है। और आरसीएम सिस्टम ने वो सब कुछ दिया है जो शायद मैंने कभी गांव में रहते हुए सपने में भी नहीं सोचा होगा। क्योंकि सपना भी आता था तो नई साइकिल का आता था, अगर कभी बहुत बड़ा सपना आया होगा तो मोटरसाइकिल का आया होगा। मोटरसाइकिल से ज्यादा सच में कभी सपना ही नहीं आया। क्योंकि एक ऐसा किसान का बेटा जिसके यहाँ पुरानी टूटी साइकिल हो, उसकी भी चेन रोज उतरा करती थी, कई बार हमारी कपड़े उस चेन में फंस जाया करते थे, ऐसा एक परिवार का बच्चा कभी कार का सपना नहीं ले सकता। ऐसे परिवार का बच्चा कभी नेशनल लेवल पे नाम सम्मान इज्जत हो नहीं समझ सकता। उसको तो ये पता है कि रोजी रोटी अच्छे से चल जाए, कोई काम धंधा ऐसा मिल जाए, वहां तक के सपने आते। तो वहां तक के सपने कभी नहीं है। आरसीएम बिजनेस के माध्यम से आज हर एक वो खुशियां
सबसे पहले तो बहुत अच्छा जीवन साथी मुझे नूतन राठी के रूप में मिला, और शायद मुझे लगता है जो 1 पीएम और 2 पीएम का प्लेटफॉर्म है, ये भी आज मुझे नूतन जी की वजह से ही शायद यहाँ याद किया जाता है। तो नूतन जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो मेरे जीवन में जीवन साथी के रूप में आई, और हम लोगों की सच में जो सीमा जी ने बताया केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। लोग भी ऐसा बोलते हैं, और हम लोग हमेशा एक मत होके काम करते हैं, एक ट्यून होके काम करते हैं। क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है जब शादी हमारी हो रही थी तो वो 7 फेरे लेते हैं। तो मैं शुरू से ही ना थोड़ा सा मतलब खुले विचारों का रहा हूं। तो कोई जनरली पूछता नहीं है, मैं बार बार पंडित जी से पूछा था, मैंने कहा जी इस बात के क्या मतलब है, इस बात के क्या मतलब है। तो मैं कई बार मैंने पूछा उनसे, क्योंकि वो थोड़ा बुजुर्ग थे, तो वो थोड़ा संस्कृत में बोल रहे थे, तो मेरे को मैं कई बार मैंने पूछा, मैंने कहा जी जो आपने मंत्र बोला इसके क्या मतलब है। तो लोग भी देख रहे थे कि यार दूल्हा तो शर्माता शर्माता रहता है, उनको नहीं पता था कि दूल्हा हर सिंह वाला है, ये निसंकोच होकर पूछते हैं और बताते हैं अपनी बात को। तो मैंने कई बार उनसे पूछा, तो उन्होंने एक लाइन कही थी, वो जो ऐसे चल के शपथ लेते हैं, कहते हैं कि जीवन में आप अपनी धर्मपत्नी के साथ सलाह मशवरा करके, यानी विचार विमर्श करके जीवन का कोई फैसला करेंगे, उनको अपनी जीवन संगनी बना के रखेंगे। तो वो चीजों को हमने फॉलो किया, शायद उनकी वजह से अब परमात्मा ने ऐसे विचार दिए, और उस तरह से हम आज भी काम करते हैं। तो बहुत अच्छे से आज सब कुछ है, मैंने शहर में रहता हूँ, अच्छी सोसाइटी में मेरा घर है, कई बार गाड़ियां ले ली, देश विदेश घूम लिए, आज तो एक जैसे ना लग्जरी लाइफ वाली स्थिति है। तो वो सारी चीजें हैं। कई बार ऐसा होता है कि काम बहुत मेहनत करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि काम कम करते तो भी इनकम पे या व्यापार पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये स्टेबल मोड में आ जाता है इन चीजों को लेकर के। तो बहुत अच्छा लगा, और सबसे अच्छी बात जो ये परिवार मिला है, आरसीएम का जो परिवार मिला है, इस परिवार जैसा परिवार मेरे को पूरे देश में कोई और दोस्त देखने को नहीं मिलता। क्योंकि जनरली क्या है, हम सारे लोग एक दायरे में घिरे हुए हैं। हम दायरे में क्या घिरे हुए हैं, हम अपने रिलेशन का दायरा है, बस उसी में कंफर्ट मोड है। कुछ लोग अपने अड़ोस पड़ोस में कंफर्ट मोड में रहते हैं कि 5 घर इधर और 2 घर इधर, मेरी ट्यून है अच्छी, बस वही 5-7 लोग मिलके रहते हैं। तो यहाँ क्या है कि यहाँ पूरे देश में हमारा परिवार है, और ये जो 1 पीएम और 2 पीएम का परिवार है, ये बहुत शानदार परिवार है। आज सब जगह जाते हैं तो बहुत सारा ढेर सारा प्यार मिलता है। और स्पेशली मैं आज अगर 2 पीएम की बात करूं, तो जो इसकी ब्रांड एम्बेसडर हैं मैडम कल्याणी मिश्रा जी और नीरा छाबड़ा मैम जो हैं, मैं एक बार उनका धन्यवाद करता हूं इस 2 पीएम के प्रोग्राम के लिए। और दादा गुरु बीसी छाबड़ा जी ने जो ये प्रेरणा दी सबको, मतलब सच में महिलाओं को आज लीडर बनाने के लिए सबसे बड़ा काम अगर किया है तो बीसी सर ने किया है कि 1 पीएम और 2 पीएम चलाया। और जो अपराजिता की बात है, तो मुझे तो वो दिन भी याद है कि जब ये शुरू हो चुका था, 2 महीने हो चुके थे, तो बीसी सर और ये पूरी जो सीनियर अपराजिता की टीम है डिस्कशन कर रहे थे कि क्या नाम रखें। तो जब तक कोई नाम डिसाइड नहीं था, किसी ने कुछ नाम लिखा, किसी ने कुछ नाम लिखा, किसी ने कुछ नाम लिखा, तो अचानक से नूतन जी के दिमाग में विचार आया कि क्यों ना अपराजिता नाम हो जाए, कहीं सुना होगा इन्होंने। तो वो बहुत सारे नामों में से इनका नाम सिलेक्ट हुआ है, अपराजिता। और वो आज एक ब्रांड बन चुका है। आज उसको कंपनी की बुकलेट में जगह दी जाती है। आज उसको उस नाम को जो कभी शायद इनके माइंड में आया था, आज उस नाम का पूरी देश में नहीं शायद पूरी दुनिया में आने वाले समय में डंका बजने वाला है। तो इतनी बड़ी ये टीम आज बन चुकी है आप लोगों की। और स्पेशली 2 पीएम में सीमा चावड़े मैम जो है, जो मैं कहता हूँ कि एकदम पूरी जबरदस्त जिम्मेदारी निभाती हैं। अनीता मुकेश निगम मैडम हैं, संध्या जी हैं। आज भी मेरी सुबह संध्या जी से बात हुई थी, मैंने पूछा था मैम क्या लेना है, ओपन प्रोग्राम लेना है कि ट्रेनिंग वाला सेशन लेना है। हेमलता जी हैं, लक्ष्मी प्रधान जी हैं। तो जो भी सब मेरी ये बहनें हैं, वो बहुत मतलब बधाई की पात्र हैं, जिन्होंने ये सब कार्यक्रम को बहुत अच्छे से लेकर के चल रहे हैं। तो आप सब लोग आगे बढ़िए, और ये मान के रखिए आप जहां भी हैं, रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है, अपने आप को नंबर 1 पे लेके जाना। शुरू में हो सकता है कि आप अपनी टीम की नंबर 1 बने। शुरू में हो सकता है कि आप अपने गांव की या अपने शहर की, अपने कस्बे की नंबर 1 लीडर बने। हो सकता है धीरे धीरे चल के आप अपने इलाके की नंबर 1 लीडर बने। और ये विचार बना के रखना है कि एक दिन ऐसा आएगा जब देश के नंबर 1 लीडर में गिनती लेके जानी है। क्योंकि ये बात, ये प्रेरणा हमें कहीं और से नहीं, हमारी ग्रेट अपलाइन आदरणीय सुरेंद्र वत्स सर से मिलती है। वत्स सर एक चीज बोलते हैं कि मेरे ऊपर में बहुत सारे लोग काम करते थे, विपरीत परिस्थिति आई, मैंने काम किया, वत्स साहब ऐसा बोलते हैं, और मेरे शहर के अपलाइन छोड़ के चले गए। तो मेरे पास 2 रास्ते थे, या तो मैं भी चला जाता, या मैंने सोचा कोई बात नहीं, अब शहर का सीनियर बनने का मौका मिला है तो क्यों ना बन के दिखाएं।
फिर उन्होंने कहा कि हमारे राज्य के छोड़ के चले गए, फिर ऐसे धीरे धीरे करके बोला उन्होंने, और जिम्मेवारियां बढ़ती गई, और आज उनका नाम पूरे देश में जो सबसे टॉप लीडरशिप है उनमें से आता है, और ना केवल आरसीएम की लीडरशिप में आता है, वो डायरेक्ट सेलिंग की लीडरशिप में आता है। तो आपसे भी मेरा यही मैसेज है सबसे पहला, कि आप अपने आप को, अपने सिस्टम को, अपनी कंपनी को, अपने अभियान को हमें नंबर वन पे लेके जाना है। पर नंबर वन पे खाली ऐसा नहीं कि आप नंबर वन नहीं बने और अभियान को नंबर वन बना दें, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे गुणों से हमारा अभियान चलेगा। हमें अपने आप को लगातार अपडेट अपग्रेड करते रहना है। और लक्ष्य कहाँ रहना चाहिए? जैसे लक्ष्य आपने देखा होगा महाभारत में, वो अर्जुन जी का जब दृष्टांत आता है कि क्या दिखता है, कि मछली की आंख दिखते है। तो आपको भी अगर दिखे कुछ, तो आपको भी अपना लेवल, अपनी टीम का लेवल, अपने एरिया का बिजनेस, और आप अपनी कंपनी को, सबको आगे बढ़ता हुआ आप देखें, महसूस करें। तो अगर ये आग लेके आप निकलेंगे, तो यकीन मानना शाम को जब आप घर लौटेंगे तो आपके हाथ खाली नहीं होंगे। वरना हमारे इलाके में एक देसी सी कहावत है, क्योंकि हर जगह एक लोकल लैंग्वेज होती है, उसमें कहते हैं कि रोता जाए और मरे की खबर लाए। मतलब उदास होके जाएंगे तो कुछ खराब खबर लेके आएंगे, और उत्साह में, जोश में, जैसे पंजाब में एक माहौल रहता है बल्ले बल्ले वाला, यानी कि मस्ती वाले माहौल में, और आप कुछ बड़ा सोच के जाएंगे तो कामयाबी का एक रिजल्ट, दो रिजल्ट, चार रिजल्ट आप लेके आएंगे। और जितने आप उत्साह से घर से निकलेंगे, जब रिजल्ट आपके हाथ में होगा, चाहे आप प्रोडक्ट सेल करके आए, चाहे आप ज्वाइनिंग लेके आए, तो जितने हल्के पैरों से आप घर से निकल के जाएंगे, उससे भी तेज पैरों से आप आएंगे कि कमाल हो गया, आज तो, आज मैंने 5,000 का प्रोडक्ट सेल किया है, आज मैंने 2 ज्वाइनिंग कराई है। देखना, जिस दिन ज्वाइनिंग हाथ में होती है, उस दिन आपके चेहरे की मुस्कुराहट ज्यादा होती है। जिस दिन आपका हाथ खाली होता है, उस दिन घर में उदासी होती है। और जो घर के मुखिया हैं या घर में बड़े हैं, वो जरूर पहचान लेते हैं कि आज तो कुछ अच्छा हुआ है, आज क्या बात है, आज तो बड़े बड़े मुस्कुरा रहे हो, बड़े खिलखिला रहे हो। होता है कि नहीं होता? जरूर। तो इसके लिए तैयार हो जाएं पूरी तरह से। अब कुछ आपके लिए सीखने की बातें करेंगे थोड़ा सा, ये मैंने स्टोरी वाली चीजें आपसे रखी हैं। तैयार है क्या? अगर तैयार है तो एक बार मैं चैट बॉक्स में आपका वाई देखना चाहता हूँ, वाई या यस आप लिखेंगे। आप कितने तैयार है? मैं थोड़ा सा और पानी पी लेता हूँ। तो मैं आपको देखना चाहता हूँ कितने लोग तैयार है आगे सीखने के लिए। हाँ, यस, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। अरे वाह, इतने सारे! वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू सो मच। मैं चाहता हूं कि जिन लोगों ने नाम लिखा है, उनको पक्का ऊपर वाला जरूर जो है सिखाएंगे, मौका देंगे, और आपके सपने जरूर पूरे हों। जिन्होंने भी यस लिखा है, अगर मुझे मौका मिले ना कोई ऐसा डिसीजन करने का, तो जिन्होंने लिखा सबसे पहले कामयाबी उनकी मंगवा दो, या उनकी लिए मैं दुआएं, प्रेरणा ईश्वर से ज्यादा करूंगा। क्यों? क्योंकि अगर हम लिखने में भी संकोच कर रहे हैं, तो मुझे विजय विरोधिया सर की एक बात याद आती है। वो ये कहते हैं कि संकोच करने वाले लोगों को तो मंदिर में प्रसाद नहीं मिलता, वहां भी वंचित रह जाते हैं। और वो ये बोलते हैं कि मेरे जैसा व्यक्ति, विजय सर बोलते हैं कि मेरे जैसा व्यक्ति तो हाथ पहुंच के दोबारा भी हाथ कर लेता है, जाके मंदिर में दोबारा भी प्रसाद ले लेता है। एक बार तो ले ही लेता है, दूसरी बार भी हाथ पहुंच के ले लेता है। मतलब कहने का ये है कि जहां कोई मौका मिले तो अपने आप को एक्सप्रेस करिए, अपने आप को कभी भी ढीले डाले मत रखिए। अगर आप कभी ये सोचेंगे कि मेरे वाई लिखने से क्या हो जाएगा, अरे अगर कुछ फायदा नहीं होगा तो नुकसान क्या हो जाएगा? एक फायदा होगा कि आपका नाम पटल पे आ जाएगा, आपका नाम यहाँ मुझे दिखेगा, आपका नाम पूरे हिंदुस्तान को दिखेगा, आपका नाम यहाँ सीमा मैडम को दिखेगा, आपका नाम आपके अपलाइन को दिखेगा। और आपका नाम अगर पटल पे आ जाए, लोगों की नजरों पे छा जाए, और परमात्मा की निगाह पड़ जाए, तो आपका नाम पूरे देश में छा सकता है, पूरी दुनिया में छा सकता है। तो नुकसान फायदे मैं बता देता हूं, नुकसान आप बता दो। लिखने का क्या नुकसान है? एक भी नुकसान नहीं है। टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होने लग जाएंगे, मौका मिलेगा, 2-4 बार गलत होगा, फिर सही होने लग जाएगा। फायदे ढेर हैं, नुकसान कोई नहीं। तो जब भी मौका मिले अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए। एक कंपनी थी, मोबाइल कंपनी, उसका स्लोगन था एक्सप्रेस योर सेल्फ। तो मौका मिले तो अपने आप को एक्सप्रेस करने में कभी भी संकोच नहीं करें। चाहे वो जूम मीटिंग हो, चाहे वो फिजिकल मीटिंग हो, चाहे कोई होम मीटिंग हो, कोई भी मौका मिले, चाहे देने का मिले चाहे लेने का मिले, चूकिएगा मत। बिल्कुल भी आपको जो है इसको कैश करना है। देखिए, हम लोग इस सिस्टम में हैं, और अब तक की आपकी यस मुझे ये कह रही है, क्योंकि मुझे लग रहा है शायद आधे से ज्यादा लोगों ने वाई लिखा है। तो जब ज्यादा लोग लिखते हैं तो हम ये मान लेते हैं सारे ही लिखते हैं।
तो आप लोग अगर सफल होना चाहते हैं, ये आपने मान लिया और सीखने के लिए आप तैयार हैं, तो सीखना क्या है, दो तीन चार पॉइंट पे चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहली बात, एक बात को, ये पंजाबी की कहावत है, गल पल्ले बांध ले, यानी बात को पल्ले से बांध ले, आप उसको नोट कर लें कहीं इंपॉर्टेंट। वी आर द फर्स्ट जनरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। हम इस डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम की, हम इस अभियान की पहली पीढ़ी है साहब। और पहली पीढ़ी ने जब भी जो भी कुछ किया है, शुरू में उल्टा पुल्टा ही हुआ, शुरू में गलत ही हुआ, तो आप उसके लिए रिग्रेट ना करें। बहुत सारे लोग हैं, आप देखिए ना, आप फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर देखिए। आप जब पहला कंप्यूटर बना था, एक घर के कमरे के जितना बड़ा था, जितना आपके घर में कमरा उससे भी बड़ा होगा कंप्यूटर, जब पहली जनरेशन का कंप्यूटर बना था। पहली जनरेशन की कार देखिए आप, फोर्ड कंपनी ने, हेनरी फोर्ड ने जब कार बनाई थी, तो पहली आप गूगल करेंगे कार का फोटो देखिए, और आज आपके घर में या आपके अपलाइन के पास जो चमचमाती खड़ी है उनको देख लीजिए, कितना बड़ा अंतर है। जब पहली बार कोई भी काम होता है तो वो उतना परफेक्ट नहीं होता। अगर आपसे कोई गलती हो रही है या हुई है, तो आप ये मत सोचिए कि काम हो नहीं रहा। अरे छोटा उदाहरण देखिए, चलो कंप्यूटर तो बड़ा है, कार तो बड़ी है। आप, क्योंकि मेरी बहनें यहाँ ज्यादातर हैं, तो अगर मैं बहनों से बात करूं, जब पहली बार रोटी बनाई थी, मुझे बताओ गोल बनी थी क्या? नहीं बनी ना। पहली बार जब नहीं बनी। सब्जी बनाई थी, क्या एकदम परफेक्ट बन गई थी क्या? कभी नमक ज्यादा हुआ होगा, कभी मिर्ची ज्यादा हुई होगी, कभी पानी ज्यादा डल गया होगा, कभी कुछ कम रह गया होगा। जब आटा बनाया होगा रोटी बनाने के लिए, तो कभी पानी ज्यादा डल गया होगा, कभी थोड़ा सूखा रह गया होगा। और कई बार तो रोटी गोल बनाने में जो आपकी कोच होंगी, वो मम्मी हो सकती है, बड़ी बहन हो सकती है, चाची हो सकती है, जिसकी जो भी रही होगी, कई बार तो डांट खाई होगी, और एक दो हो सकता है लगा भी दिया हो, कितनी बार समझा लिया तेरे से रोटी गोल नहीं बन रही। अरे अगर रोटी तक गोल नहीं बन सकती पहले प्रयास से, दूसरे प्रयास से सब्जी तक नहीं बन सकती, जिसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस एक ही साइंस है, कंसिस्टेंसी के साथ अगर रेगुलर एफर्ट डालेंगे तो रोटी गोल बनने लग जाएगी। तो छोटे से छोटा काम, आपके सबके घरों में बच्चे हैं, आप भी कभी बच्चे रहे होंगे, जब पहली बार कलम पकड़ा था, क्या पहली बार में राइटिंग अच्छी हो गई थी क्या? नहीं हुई थी। क्या हाँ। जिस दिन आप पहली बार या आपका बच्चा पहली बार क्रिकेट ग्राउंड में गया होगा, फुटबॉल ग्राउंड में गया होगा, क्या पहली बार वो चैंपियन बन गया था क्या? नहीं नहीं। क्या पहली बार स्कूल में जाके पहली बार में स्कूल टॉप कर दिया था क्या? नहीं नहीं, कभी नहीं हुआ। बहुत सारी असफलताओं के बाद सफलता मिलती है। तो अगर आप आरसीएम कर रही हैं और आपको मन माफिक रिजल्ट नहीं आ रहे, तो सबसे पहली बात तो कि टिका के रखिए अपने आप, अपने आप को रेगुलर प्रैक्टिस मोड में रखिए। ये रिग्रेट मत कीजिए कि मेरे से सही नहीं हुआ। तो आप, क्योंकि पहली जनरेशन, और ये बात यकीन मानना, जितना अच्छा आप और हम कर रहे हैं, हमसे 100 गुना ज्यादा अच्छा हमारी दूसरी पीढ़ी करेंगी। जितना अच्छा आज मधु बिटिया कर रही है, जो देश की बेटी आज है, उतना अच्छा शायद मधु की मम्मी ने नहीं किया होगा। जितना अच्छा आज अभिषेक छाबड़ा सर अब करना शुरू करेंगे जितने कम समय में, तो शायद बीसी सर को ज्यादा समय लगे। मैं एग्जाम्पल ऐसा देना चाहता हूं कि आपको नई पीढ़ी जब आएगी, नई जनरेशन जब आएगी, वो हमसे ज्यादा बेहतर होगी, हमसे ज्यादा फाइन होगी। और आज के समय में तो आपके हाथ में जो मैंने पहले जनरेशन कंप्यूटर बताया था, शॉर्ट होते होते आपके बैग में और आपकी पॉकेट में कंप्यूटर आ गया, जिसको आप मोबाइल फोन बोलते हैं। वो भी एक छोटा कंप्यूटर का रूप। सही है ना मेरी बात? तो बस एक ही काम करना है, रिग्रेट नहीं करना है, रोज अपडेट करना है, रोज सीखना है। सीखने के लिए हमें तैयार रहना, माइंड सेट को लर्निंग मोड में रखना। क्यों रखना है? ये मानना है कि मैं अभी सीख रहा हूं या सीख रही हूं। क्लियर है मेरा पहला पॉइंट? अगर क्लियर है तो एक बार यस लिखेंगे, दो चार पांच भी लिख देंगे तो मेरे को समझ आ जाएगा कि हाँ पहला हो गया, क्लियर हो गया कि लर्निंग मोड में रहना है, रिग्रेट नहीं करना, टेंशन नहीं लेनी। हाँ, रितु जी ने लिख दिया। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू सो मच, इतने की मैंने उम्मीद भी नहीं की थी। तो हमेशा लगातार अपडेटेड रहते रहे। देखिए आप बहुत सारी चीजों को अपडेट रोज कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, फैशन को अपडेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? फैशन को तो अपडेट कर रहे हैं। कहते हैं ये आजकल चलन में नहीं है, ये साड़ी तो ये चलन में नहीं है। अरे जब फैशन को अपडेट कर रहे हो, अपने मतलब अपने मेकअप को अपडेट कर रहे हो, अपनी गाड़ी को अपडेट कर रहे हो, अपने मोबाइल फोन को अपडेट कर रहे हो, अपने लैपी को, लैपटॉप सिस्टम को अपडेट कर रहे हो, वो नहीं चलता पुराने वाला, अगर रखा तो साइड में रख दिया,
घर में अपनी सुख सुविधाओं को, पुराना वो पता नहीं कैसा हमारे यहाँ जो लाइट वाला सिस्टम था, वो बड़े बड़े बल्ब लगा करते थे, अब सब लाइटिंग भी चेंज हो गई, सब कुछ चेंज हो जाएगा, एवरीथिंग। तो अपने आप को भी अपडेट मोड में रखना है, डिजिटल फ्रेंडली बनाना है। यकीन मानना, जब मैंने पहली बार जूम पे मीटिंग लिया था ना, तो मैं ले ही नहीं पा रहा था। मुझे यही समझ नहीं आ रहा था क्या बोलूं, कैसे बोलूं, बोल ही नहीं पा रहा था। अच्छा बताइए, लक्ष्मी मैम बोल पाई होंगी क्या पहली बार? सीमा मैम बोल पाई होंगी क्या पहली बार? कोई नहीं बोल पाया होगा। मुझे अच्छी तरह याद है, डिजिटल तो छोड़ो, फिजिकल नहीं बोल पाए होंगे। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं अक्सर बोलता हूँ और नूतन जी हंसती है इस बारे में बहुत। जब पहली बार, मेरे याद है अच्छी तरह, पास में मीटिंग थी और मैंने इनको बोला, मैंने कहा जी आप कुछ बोलिए। तो ये 1 सवा मिनट ठहर नहीं पाई स्टेज, बोलते बोलते बीच में से ही दौड़ के उतर गई ऐसे, मतलब ऐसे, और नीचे उतर के बोले कि राठी जी बोल संभालेंगे। तो ये पोजीशन थी, और आज ये पोजीशन है कि मेरे को सिफारिश लगाती है कि मेरा नंबर कब आएगा, मेरे को क्या चैप्टर लेना है। और लेने में भी, अभी परसों प्रोग्राम था हरिद्वार में, बड़ा हमारा प्रोग्राम था, 19 मई का हमारा एक सेलिब्रेशन फंक्शन था। उस प्रोग्राम में जब ये स्टार एमराल्ड में आकर के बोली, तो स्टार एमराल्ड में मैं बोला 1.5-2 मिनट का मैसेज, इन्होंने दिया 7.5 मिनट का, वो रिकॉर्डिंग करके किसी ने मेरे पास भेजा। तो अब ये पोजीशन है कि रोके नहीं रुक रही हैं, इतना इतनी बोलने की आदत लग गई है। तो ये पोजीशन सबके साथ होने वाली है। अगर आपको भी डर लगता है, अगर आपको लगता है कि मेरे से नहीं होगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। पहले विपिन राठी से भी नहीं होता था, पहले नूतन जी से भी नहीं होता था, पहले सीमा मैडम से नहीं होता था, आज ब्रांड एम्बेसडर कविता जो कल्याणी मैडम है उनसे भी नहीं होता था, पहले पहले किसी से नहीं होता था। अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि और तो छोड़िए, इस सिस्टम के प्रणेता आदरणीय टीसी सर को भी बोलना नहीं आता था पहले, वो भी नहीं बोलते थे। अगर टीसी सर आज धमाल कर सकते हैं, पूरा एजुकेशन सिस्टम बना दिया, पूरा तेजस वाला सिस्टम लेकर के आ गए पूरी टीम के साथ मिलके, यानी सबने अपने आप को अपडेट कर लिया, तो मेरी बहनों, आपको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। जैसी हैं, बस 1% रोज बेहतर का प्रयास कर। और मुझे उम्मीद है कि महिलाओं से जल्दी अपडेट कोई नहीं करता। क्यों? क्योंकि बचपन से एक संस्कार सिखाया जाता है कि बेटी नए घर जाके वहां के संस्कारों को अपनाना है, वहां के रीति रिवाज को अपनाना है। और वो बेटी खुशी खुशी जो 20 साल 25 साल एक घर में गुजारती है, नए घर में जाके 6 महीने में सारी चीजें संभाल लेती है, 6 महीने में उस घर के सारे रीति रिवाज अपडेट कर लेती है, सारे संस्कार समझ लेती है, और 6 महीने में यूं समझ लो कि उस नए घर की हो जाती है। तो यहां भी आप अगर नहीं आए हैं, अगर आपको लगता है कि यहाँ थोड़ा कठिन है, तो धीरे धीरे अपने अपलाइन से, या जो आपकी सीनियर अपराजिताएं हैं, कोशिश कीजिए कि अपलाइन के माध्यम से आप इस सिस्टम से जुड़िए और वहां से पूछते रहिए और अपडेट करते रहिए। क्यों? क्योंकि महिलाएं मल्टीटास्किंग है, ये बात आप अच्छी तरह जानती हैं, और सैकड़ों बार तो मैंने सुन लिया, 1 PM और 2 PM में सैकड़ों बार ये बात मैंने सुन ली कि महिलाएं मल्टीटास्किंग होती है। बस आपने क्या करना है, उसको विश्वास करना है कि आप कर सकती हैं, तो आप निश्चित रूप से कर सकते हैं। दो बातों को पे और फोकस स्पेशल आपका चाहूंगा, सीखने में क्या क्या सीखना है। जब आप काम करेंगे, दो बातें प्रमुख तौर पे लेके आगे बढ़नी है। एक वो जो करने वाला काम, डूज क्या है इस इंडस्ट्री के, RCM अभियान के क्या क्या डूज हैं, डू मतलब करने वाले काम क्या है, और दूसरा क्या नहीं करने वाले काम। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो तेजस का जो कोर्स चल रहा है, उसके 6 अध्याय आ चुके हैं पहले बैच के। अच्छा, किसी ने किया है तेजस वाला? एक बार कोई है हैंड रेज करके बता सकते हैं जिन्होंने, जो तेजस में है और यस कर। सर, यस यस सर, आज हम लोगों का 6 एपिसोड हो चुका है सर। अच्छा, हो चुका है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक पूछते थैंक रहिए, जो अपलाइन है ना, उनसे पूछते रहिए, सर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। दो फायदे होंगे, एक तो आपको जब मेन में आएंगे और आप जाके सीखेंगे, उससे पहले आप अपडेट हो जाएंगे। दूसरा, जिसने सीखा है उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। वहां पे भी ऐसे छोटे और बड़े, जैसे हमारे 7 कार्डिनल रूल है यूएस सिस्टम के, और डेप्थ में जाते हुए और बारीकियों में जाते हुए वहां 21 ऐसे पॉइंट बताए गए हैं कि जो ना करने वाले काम है। मैं ना करने वाले काम को पहले बोलता हूं। क्यों बोलता हूं? कि अगर करने वाले काम हमने किए और साथ में ना करने वाले भी कर दिए, तो करने की एनर्जी भी खराब हो गई। मान लीजिए हमने अभी अभी घर से हमने साइकिल में हम हवा भरी और थोड़ी दूर जाकर के पंचर बंद नहीं किया था, यानी ना करने वाला काम, थोड़ी दूर जाके हवा निकल जाएगी, तो वो हवा भरने की मेहनत, साइकिल लेके चलने की मेहनत खराब हो जाएगी। तो संग संग में वो काम साथ साथ में हमें लेके चलना, ना करने वाला काम, नहीं तो पूरे दिन की, पूरे महीने की और कई बार साल भर की मेहनत खराब हो जाती है वो सब काम करके। उसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे
स्पेशल तौर पे बोला जा रहा है कि ना उधार लेना है ना देना है, कैश का लेन देन ही करना है, जो सिस्टम कहता है। अपने ही ग्रुप को ग्रुप लेके चलना है, इधर से उधर ताका जाकी नहीं करनी है, पैसों का लेन देन नहीं करना है, किसी के धर्म से, जाति से, महिला पुरुष परिवार से खिलवाड़ नहीं करना। यानी हमारे जो कार्डिनल है उसको और डेप्थ में जाते हुए हमने इस चीजों को रखना है। तो इस प्रकार से जो ना करने वाले काम है, झूठ नहीं बोलना, बड़ी नहीं हाँकनी, और अपनी इस तरह की चीजों को, दूसरा जो करने वाले काम है उनको आपको फॉलो करना है। फॉलो करने में क्या है, जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा अभियान बन चुका है। देखिए, व्यक्ति करे तो एक कंपनी हो सकता है, व्यक्ति करे तो एक एक इंसान हो सकता है, पर आज हमारा एक व्यक्ति, एक शहर, एक गांव, एक जिला, या मैं कहूं कि एक राज्य का आरसीएम नहीं है। आज आरसीएम राष्ट्र व्यापारी अभियान बन चुका है, क्योंकि जितनी भी हमारे देश में मान्यताएं हैं, जितनी भी हमारे देश में सभ्यताएं हैं, हर सभ्यता का व्यक्ति, हर मान्यता का व्यक्ति आज इस अभियान का हिस्सा बन चुका है। मैं तो बोलता हूं, लोग मेरे से पूछते हैं कि आरसीएम कहां चलता है, आरसीएम कहां कहां चलता है, तो मैं एक ही बात बोलता हूं कि जहां जहां तक मेरा तिरंगा जाता है वहां वहां तक आरसीएम जाता है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी आप चले जाओ, हर जगह आज आरसीएम जाता है, हर जिले में आज आरसीएम है। पूरे देश में दो ही प्रकार के लोग मिलेंगे, या तो मेरे देश का फौजी मिलेगा जो जय हिंद बोलता है और पूरे देश की रक्षा के लिए अपनी दिलो जान लगा देता है, जान की बाजी लड़ा देता है, या फिर मेरा आरसीएम का सेवक भाई मिलेगा। तो हर सभ्यता का व्यक्ति मिलेगा जो जय आरसीएम बोलता है और इस राष्ट्र के हित में काम करने को हमेशा तत्पर और तैयार रहता है। पूरे देश में सब जगह आरसीएम के सेवक फैले हुए हैं। तो जैसा अभियान हो कि जहां सेवक हो पूरे देश में फैले हुए हो, तो वो कोई कंपनी नहीं हो सकती, वो कोई सिस्टम नहीं हो सकता, वो अभियान हो सकता है। और आज हम उस अभियान का हिस्सा हैं सभी। बस अभियान का हिस्सा पीछे रह के नहीं निभाना है, अभियान का जो सेवक बन के अग्रणी हिस्सा निभाना है। हम अभियान के अग्रणी सेवक बने। तो अग्रणी कौन बनेगा? अग्रणी यहाँ किसी को पोस्ट नहीं दिया जाएगा, पद नहीं दिया जाएगा कि डायमंड बने तो ही अग्रणी बनेंगे, या आप रूबी बनेंगे तो ही अग्रणी बनेंगे। नहीं, आपका विचार, अगर आज आप बिगिनर भी हैं और आपके मन में आग लग गई है कि मुझे करना है इस अभियान में काम, तो आप भी अग्रणी हो सकते हैं। आपके मन के विचार लीडरशिप वाले होने चाहिए। आपके के विचारों में होना चाहिए कि हर घर तक मुझे आज इस स्वास्थ्य वाले अभियान को पहुंचाना है, मुझे हर घर तक ये सिस्टम पहुंचाना है, हर घर तक इन शुद्ध प्रोडक्टों को जो शायद समाज सेवा के लिए शायद बने हो। क्यों क्यों मैं ये बात जोड़ता हूं, समाज सेवा वाली बात? वो इसलिए जोड़ता हूं कि लोग पैसा कमाने के लिए डुप्लीकेट प्रोडक्ट बेच रहे हैं, लोग तो पैसा कमाने के लिए ऐसे बहुत सारे विषैले सामान बेच रहे हैं, नशे के सामान बेच रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए। अरे आप तो सोने जैसे शुद्ध प्रोडक्ट बेच रहे हो, आप तो सस्ते और शुद्ध प्रोडक्ट लोगों के घर में पहुंचा करके तब कमाई करना चाहते हो। तो आपका इरादा नेक है, आपका इरादा अच्छा है, आपका इरादा इस समाज सेवा का और देश सेवा का है। हाँ, अलग बात है इसमें कि ये सब चीजें संग संग चलेंगी, पर आपकी ग्रोथ भी संग में ही रहनी चाहिए। अगर आप खाली समाज सेवा ही करते रह गए, आपने अपने आप को डेवलप नहीं किया, अपने नेटवर्क को डेवलप नहीं किया, अपने स्ट्रक्चर को डेवलप नहीं किया, तो मैं ये क्या बोलूं, कान पकड़ के माफी चाहते हुए शब्द कह रहा हूं कि आप ज्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे सिस्टम। टिकना है तो जीतना पड़ेगा। जीतना आपकी चॉइस नहीं है, जीतना आपकी मजबूरी भी है। अगर आप जीतेंगी तो ही आप टिक पाएंगी, वरना बहुत सारे नाम मेरे जहन में अभी भी आ रहे हैं, बहुत सारे चेहरे मेरी आंखों में अभी भी आ रहे हैं जो भूतपूर्व लग चुका है, जिनके साथ जो हुआ करते थे, नाम चीन थे, आज नहीं है। क्यों? क्योंकि अपने आप को टिका के नहीं रखा, क्योंकि अपने आप को बनाए नहीं रखा। क्यों? क्योंकि अपने आप को या अपने बिजनेस को मेंटेन नहीं कर पाए। अगर आप अपने सिस्टम को, बिजनेस को मेंटेन रखेंगे, यानी कि ग्रोथ में रखेंगे, स्ट्रक्चर को प्रॉपर रखेंगे। मुझे नहीं पता आप 2 लाख पे काम करते हैं, 3 पे करते हैं, आपके अपलाइन ने 4 पे क्या समझाया हुआ है, क्योंकि सब अलग अलग टीमों से हैं। पर जो भी आपकी शिक्षा है, उस शिक्षा के माध्यम से आप ग्रोथ मोड में अगर रहेंगे, बढ़ते क्रम में आप अगर रहेंगे और आप सफलता की तरफ अग्रसर होंगे, तो ही आप लंबे समय तक टिक सकते हैं। और लंबे समय टिकने के लिए नेक इरादा, दृढ़ संकल्प आपका होना चाहिए और रोजाना एक्शन आपका होना चाहिए। क्योंकि आज तक मुझे याद नहीं पड़ रहा कोई ऐसा उदाहरण कि जिस काम को कभी कभी किया जाए और वो रिजल्ट दे दे। कोई काम मेरे को नजर नहीं आ रहा। अगर आप कभी कभी स्वास्थ्य का ध्यान रखें, कभी कभी, कि चलो आज का दिन तो हेल्थ के लिए, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। आप कभी कभी सोचे कि चलिए आज घर में खाना बनाते हैं,
क्यों भाई, बाकी दिन कहां जाएंगे? आप सोचे कि चलो कभी कभी बच्चों की किताब खोल के देख लें कि बच्चे पढ़ भी रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। तो बच्चे पढ़ेंगे क्या? कभी कभी से जिंदगी में कोई काम नहीं होता। काम वो होता है जो निरंतरता से किया जाता है, कंसिस्टेंसी से किया जाता है। और आप आरसीएम को भी अगर कंसिस्टेंसी से करेंगे, अरे आरसीएम करना तो छोड़िए, खरीदारी भी अगर कंसिस्टेंसी से करेंगे तो भी आप लाभ पाएंगे। और मैं अभी कल अपनी टीम को, हाँ मंगलवार था, कल अपनी एक टीम को डायमंड क्लब के फायदे बता रहा था कि कंसिस्टेंसी से अगर डायमंड क्लब भी किया जाए तो साल भर में औसतन एवरेज 15,000 का सामान फ्री मिलता है। एवरेज, मिनिमम तो हल्दी नमक बेचेंगे या खरीदेंगे तो 10,000 का बैठता है, सारा ही न्यूट्रिशन वाला होगा या कॉस्मेटिक्स होगा तो 20 का बैठता है। मैंने एवरेज पकड़ के बताया था 15 का बैठता है। और 15 को अगर डिवाइड कर देंगे 12 महीने से तो लगभग 1200 रुपए के आसपास का सामान फ्री बैठता है। नहीं, 1200 रुपए का प्रॉफिट, तो यानी कि खुद खरीदी भी करें निरंतरता से तो भी लाभ है। और अगर सिस्टम के अभियान के प्रचार को, सिस्टम को अगर निरंतरता से करेंगे तो कोई भी पिन आपको बड़ी नहीं लगेगी। हो सकता है अभी आप बिगिनर पे हो तो बिगिनर वालों को रॉयल्टी की पिन बड़ी लगती है, रॉयल्टी वालों को एमराल्ड की पिन बड़ी लगती है, एमराल्ड वालों को स्टार रूबी की बड़ी लगती है, और स्टार रूबी वालों को डायमंड की लगती है। पर रास्ता कंसिस्टेंसी से होकर के ही गुजरेगा। बिगिनर है, लगातार डटे रहे मैदान में तो आप एक दिन रॉयल्टी बन जाएंगे। रॉयल्टी है, मैदान में रोज फील्ड में काम किया, रोज डटे रहे, डूज और डोंट यानी काम करने वाले और ना करने वालों का ध्यान रखा तो आप इमराल्ड स्टार इमराल्ड बनेंगे। और इमराल्ड स्टार इमराल्ड हैं और लगातार बने रहे, अपने आप को अपडेट करते रहे, सीखते सिखाते रहे तो कब स्टार रूबी और कब डायमंड बन जाएंगे पता भी नहीं लगेगा। बस एक ही चीज है, निरंतरता अपने जीवन में लेकर के आएंगे तो निश्चित रूप से आप लोग कामयाब होंगे। और मैं बहुत सारी बधाई पुनः इस अभियान को, इस सिस्टम को, इस 2PM को देना चाहता हूं और याद दिलाना चाहता हूं। मैंने तो बैक में स्क्रीन भी कोई और लगाई थी नए भारत के निर्माण वाली, पर नूतन जी ने मुझे याद दिलाया कि पीछे 15 अगस्त और ये इस साइड में ये 16 अगस्त लिखा है। कहने लगी 15 और 16 अगस्त को भूल नहीं जाना है क्योंकि ये हमारा पर्व है। 15-16 अगस्त पहली बार आरसीएम के इतिहास में पहली बार स्वतंत्रता दिवस को नारी शक्ति के साथ मनाया जाए। और नारी शक्ति स्वतंत्रता दिवस की इस बार मुख्य दर्शक होंगी, इसकी भागीदार होंगी। आप सौभाग्यशाली मानिए कि 2024 का 24वां साल आरसीएम का स्वतंत्रता दिवस आप सबकी भी जीवन की आर्थिक, मानसिक, सामाजिक स्वतंत्रता का होगा, ऐसा मान के आप कीजिए। और सभी बहनों से मेरा निवेदन है कि 15 और 16 अगस्त का अभी से प्लान कर लीजिए, टिकट विकट यहां से आपकी बनती है, तैयारी कर लीजिए, बाद में नंबर नहीं आएगा। हो सकता है नजदीक समय आने पे कोई सीनियर अपराजिता बहन आपके ग्रुप में एक व्हाट्सएप डालें, ऑडियो रिकॉर्ड करें, संभावनाएं बता रहा हूं कि अब कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराए, हाउसफुल हो चुका है आरसीएम। अब किसी को एंट्री नहीं दी जाएगी, ऐसा भी संभव है क्योंकि अभी कल्याणी जी ने डाला है कि जल्दी जल्दी संख्या बता दो, व्यवस्था करनी है। सही है ना? और आपकी संख्या उससे ज्यादा पहुंची तो फिर हाउसफुल का बोर्ड लग जाता है। हम जब कभी कभी मूवी देखने जाते थे तो हाउसफुल का बोर्ड लगा होता था। कहीं ऐसा ना हो कि स्वतंत्रता दिवस का जो ये सफल आयोजन है इसमें आपके लिए भी हाउसफुल का बोर्ड लगे। तो अपनी तैयारी आज ही से बना लो, अपनी लिस्ट अपलाइन को दे दो, टिकट तैयार कर लो और जो इसके दिए गए टारगेट है उन टारगेट को जल्दी से पूरा करिए। और हम और नूतन जी और सभी अब जो अपराजिताएं हैं वो कपल के साथ या जो सिंगल आ रही उनके साथ आपके स्वागत करने के लिए, आपका वेलकम करने के लिए आरसीएम वर्ल्ड भीलवाड़ा में हम लोग रहेंगे। इस आयोजन को सफल आयोजन बनाना है और आपके शहर में जब भी जहां भी मौका मिले मीटिंग को नहीं छोड़ना है, मीटिंग से जुड़े रहना है, डिजिटल मीटिंग से भी जुड़ना है, फिजिकल मीटिंग से भी जुड़ना है। क्यों? वी आर द फर्स्ट जनरेशन ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, वी आर द फर्स्ट जनरेशन ऑफ दिस इंडस्ट्री। क्योंकि हमें ज्यादा सीखना है तब हम अपनी पीढ़ी को ज्यादा, अगली पीढ़ी को भी बता पाएंगे। तो क्योंकि घड़ी का सुइया मुझे कह रही है कि काफी समय हो गया। थैंक यू सो